Yes. Thank you. Let us start with the next topic in this chapter. That is about the uh, macroscopic form of Ohm's law. Yes, microscopic form of Ohm's law, which is one of the important discussion in this chapter. So basically, what happens is we have already seen in the last lecture that ओम्स लॉ ओम्स लॉ किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है और किस तरह से करंट डेंसिटी डिफाइन किया जाता है और इवन हमने ये देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी वो कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हमने कल के लेक्चर में देखा और उससे भी आगे जाके जो कंसेप्ट है द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो भी हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में देखा था फॉर जस्ट योर रेफरेंस we'll just write all those formulae which we have discussed last time. First is V is equal to IR. Okay, so V is equal to IR, ये फर्स्ट फॉर्मूला. दूसरा हमने उसके बाद देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फॉर्म में रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन जो कि R is equal to रो into L upon A, करेक्ट है. तीसरा उसके बाद हमने देखा करंट डेंसिटी which is actually denoted by J, which is nothing but I upon A, correct है. And at the same time we also have this formula for potential difference or the electric intensity in the space in the interior of the wire, conducting wire, is given by this formula V upon L, where V stands for the potential difference and L actually stands for the length of the wire. ओके, वायर का लेंथ जो है वो L रहेगा यहाँ पे और V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा. ठीक है, अभी इससे आगे जाके हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्मूले डेवलप करने वाले हैं आज के लेक्चर में और वही फॉर्मूले जो है वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे यादृच्छिक से. तो लेट अस डिस्कस. तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ये सपोज एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं. Yes, and suppose these are the atoms between बीच में यहाँ पे atoms है. ओके, और सपोज इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है. ठीक है, ये भी इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है. सपोज V is the potential difference applied here. Because of that an electric field will be produced in this space. तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा. obviously it will be in the direction from left to right because this whole terminal will actually become positively charged, right. ये पूरा पॉजिटिव चार्ज बनेगा और एट द सेम टाइम ये वाला जो टर्मिनल है तो वो निगेटिवली चार्ज बनेगा, करेक्ट है. और उसकी वजह से क्या होगा कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ के इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, राइट. सो उस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स जो काम करेगा वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, राइट. तो अभी इसमें ये जो फोर्स है वो फोर्स भी हम निकाल सकते हैं. सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी समझा हमको ठीक से क्या क्या हमने इंट्रोड्यूस किया है. यहाँ पे V is the potential difference, L is going to be the length of this conductor, A is going to be the area of cross section of this conductor, and suppose that E is going to be the electric field, intensity of electric field. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है तो वो यहाँ पे E बनने वाला है और small e is going to be the charge on electron. Every electron carries a charge of small e, okay, and obviously I is going to be the current flowing through this wire from positive to negative and E is the electrons. Okay,
यहाँ पे एक और कंसेप्ट हमको कंसिडर करना है जिसको बोलते हैं स्मॉल n. What do you mean by this small n? It is called as the electron density. देखो ठीक से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अभी ये क्या माजरा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बेसिकली द number of electrons per unit volume. Remember, number of electrons per unit volume is called as the electron density. Yes, and basically this electron density actually depends on the nature of material. कौन सा मेटल या कौन सा कंडक्टर हमने यहाँ पे चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी मटेरियल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना होगा. क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज वी कंसीडर मटेरियल लाइक सोडियम और पोटेशियम जिनके लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक एटम के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा. उसकी वजह से हमको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो थोड़ा कम मिलेगा. वी कैन इमेजिन. बट एट द सेम टाइम इफ वी कंसीडर अनदर मटेरियल लाइक मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम वो भी कंडक्टर है, नो डाउट. बट उसके अंदर क्या है ना कि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होने के कारण होता क्या है कि पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी the electrons will be more per unit volume. So because of that we can say that the electron density will be more in case of this magnesium. And at the same time if we consider aluminium, okay, so अगर aluminium का अगर wire अगर हमने consider किया, अभी कहने को तो aluminium भी conductor है, good conductor है, but if we see the electron density of aluminium then since we know that aluminium का जो electronic configuration है तो वो सभी को पता है, तो उससे हमको पता चलता है कि उसका लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री बनते हैं. दे आर कॉल्ड एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन whenever the potential difference is applied across the wire. And that's why we can see per atom if 3 electrons are getting free, then we can see the electron density of aluminum will be more even in case of the magnesium और सोडियम लाइक दिस. देख पा रहे हो ठीक से? सोडियम के अंदर पर एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस. बट इन केस ऑफ द मैग्नीशियम पर एटम देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी certainly more. And in case of this aluminum the electron density will be maximum just because per atom 3 electrons become free. And that's why we can see that the electron density has to do something with the number of electrons per unit volume, because if we keep the volume of all these conductors same, then and then only we can compare the electron density, right? Loudness बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? Just बताते रहो because okay, ठीक है. So basically this electron density has to do something with the number of electrons per unit volume. Per unit volume क्यों करना पड़ रहा है हमको? क्योंकि हमको जो वॉल्यूम है वो सेम रखने के बाद ही हम इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कंपेयर कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है और इसमें सबसे कम है. सो व्हाट इज दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अभी वॉल्यूम को हम VOL ऐसा लिखेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर वॉल्यूम V जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिजर्व. Okay, so we are not to represent this volume by V simply, but we are to represent it by VOL. Or we can simply say if suppose there is a wire of cross sectional area A and suppose its length is L, then as we already know that the volume of a cylinder का वॉल्यूम कितना होता है तो हमको ऑलरेडी पता है, इट हैपेंस टू बी पाई r square into h, करेक्ट है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. So if we just replace this whole pi r square by A, that is area of cross section, and this h is going to be replaced by this L, then we can just say that volume of this cylinder will be actually A into L. ठीक है? A into L. अभी AL मतलब एल्यूमिनियम नहीं, AL मतलब volume of this cylinder. So we can see clearly that the number of electrons per unit volume, that means area into length. This will be the formula actually for the number of electrons per unit volume. Remember. तो ये एक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसको, याद रखो ठीक से. ओके, अभी हम देखेंगे
If suppose these electrons are there in this conductor and the electric field is applied on this whole conductor in the interior of this conductor, so what will happen is every electron will experience a force due to this electric field here. So the force experienced by this electron, suppose यहाँ पे एक electron है, उसके ऊपर जो force काम कर रहा है इस direction में, तो वो force हम लिख सकते हैं, this force will actually be equal to Q into E. ये कल ही डिराइव किया था फॉर्मूला, याद होगा आपको, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, two more formulae we have derived last time, that is electric intensity is defined basically as the force per unit charge. ये एक फॉर्मूला, और दूसरा हमने देखा था कि potential difference between the any 2 points in an electrical conductor is defined as the work done to bring unit positive charge from one point to other point. तो ये दो फॉर्मूले भी हमने कल देखे थे. तो यही फॉर्मूला जो है थोड़ा रीअरेंज करके हमको क्या मिलेगा, Q को अगर उस तरफ लेके जाओ तो हमको मिलेगा फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इंटेंसिटी. बट व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो वो तो हमने ऑलरेडी E एज्यूम किया है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स काम करेगा तो वो रहेगा E, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैपिटल E here, and this force will actually produce the acceleration in the electron. Okay, what amount of acceleration will be produced in the electron? So that acceleration can be obtained by using this force divided by mass. ये तो सभी को पता है, Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. So we get this simply, force is equal to acceleration is equal to force divided by mass. So if we just replace this force by E as it is, then we can get the acceleration to be simply equal to E into E upon small m. This is actually going to be the acceleration with which the electron moves in this electric field, due to this electric field. Okay. Now it comes a very important concept that is called as the drift velocity. What do you mean by this drift velocity is, see, whenever this electron will just get accelerated due to this acceleration A or due to this force F, so the electron will accelerate with for a very short time, because as soon as it gets accelerated it has to collide on some atom coming in its path. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो वो सीधा जाके किसी ना किसी एटम के ऊपर कोलाइड होता है, बाउंस होता है, और उसकी वजह से रिबाउंड होता है. जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये सीधा जाके इस एटम के ऊपर कोलाइड होगा, फिर रिबाउंड होगा, फिर जाके इस एटम के ऊपर कोलाइड होगा, फिर से रिबाउंड होगा, फिर से इस एटम के ऊपर कोलाइड होके फिर से रिबाउंड होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे आएगा. तो इस तरह से जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कंडक्टर के अंदर zigzag होता रहता है, zigzag, but still after all there is acceleration in the forward direction, so it will reach at this end point some time. तो after some time, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो जरूर इस पॉइंट पे आएगा जरूर, लेकिन उसके लिए जो टाइम लगना चाहिए तो वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसका जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन चालू हो गया और उसका वेलोसिटी बढ़ता गया और डायरेक्ट फाइनली उसने यहाँ पे एंटर किया, बिल्कुल नहीं. Its motion is actually opposed by the atoms which are there in the path, ठीक है ना? तो इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो बीच में एटम्स आते हैं, उन एटम्स के साथ वो टकराता है और फिर से रिबाउंड होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे कोलिजन्स जो होते हैं तो उसकी वजह से उसका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होता है. अभी इसको हम कैसे अकाउंट में करें, तो देखो इसमें एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से और एक कोलिजन परफॉर्म करता है, तो जरूर ये समझो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेट होते होते यहाँ तक वो यहाँ पे कोलिजन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका जो ये जो मोशन है, ये मोशन तो जरूर एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं? बिल्कुल. तो दिस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड वन, एंड इन दिस एक्सेलरेटेड मोशन we can use the first kinematical equation which tells us simply that v is equal to u plus at. करेक्ट है? तो ये इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा v मतलब क्या होता है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, which will be the velocity attained by this electron just before it collides to an atom, and u is going to be the initial velocity of electron, ठीक है ना, which can be randomly anywhere, ठीक है ना? randomly this u can be in any direction and it can have any value, right?
एंड तीसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमको पता है ऑलरेडी, हमने निकाला उसका। और t इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर। ठीक है, तो t टाइम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उस जर्नी में, उस पोर्शन ऑफ मोशन में हम फर्स्ट कैनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करके ये लिख सकते हैं कि v इज गोइंग टू बी इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। बट ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए किया है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू t1। करेक्ट है, a तो कांस्टेंट है ना सबके लिए, तो इसलिए a विल नॉट चेंज, ओनली v, u एंड t विल चेंज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। इफ यू गो ऑन अप्लाइंग दिस इक्वेशन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और all the electrons, then in general we can say that this vi, okay, vi will actually be equal to ui plus a into ti. Getting it? So this is the equation for the first kinematic equation for in general any electron. ठीक है, any randomly selected electron will follow this equation between any two collisions like this. Okay, now if we want to take the average of all, एवरेज लेना है हमको, तो अगर हम ये सपोज इस vi का अगर एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय n। तो एवरेज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखो, दिस इज द सिंबल ऑफ एवरेज। ठीक है, रिमेंबर इफ सपोज x1, x2, x3 and x4 dash up to so on, these are some numbers and we want to take the average. The average is always denoted by this symbol, and this average will be defined actually by the summation of all x's divided by n, that is the number of objects here. So if we just use it here, then this vi का जो average है ये यहाँ पे आ जाएगा, that means summation of vi upon n. In the same way here also we can just get summation of ui divided by n, and that will be actually called as the average value of ui here. And at the same time plus a is constant, it can be taken common from all the terms and ti will just get add up together. So a को हमने कॉमन लिया और ti का हमको एवरेज लेना पड़ेगा, so average value of ti will be represented once again by this symbol here. But here we can come to know a very interesting fact that this average value of ui is going to be 0, just because some electrons may be moving upwards, some electrons may be moving downwards, some electron may be moving rightwards, some electron may be moving leftwards initially, right? So initial velocity because of the randomness is directed in all different directions with all possible velocities, and hence if we add all these velocities we can get a null vector or we can get a zero, because velocity is a vector quantity. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है वो, एंड वेक्टर्स के अंदर हमने ये स्टडी किया है कि whenever the two vectors are added together and if their directions are opposite, then they are supposed to be negative of each other, and the negative vectors when add up together always cancel each other, right? So therefore we can say that the velocities of initial velocities of all the electrons being randomly in all possible directions will get added together with 0, and that's why this ui, summation of ui or the average value of ui will actually become 0, and this average value of this vi, that is the average velocity of all the electrons to move from this point to this point, will actually be called as the drift velocity. That is only called as the drift velocity. Remember, it's a concept. ठीक है, अभी चलो ये इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है तो वो यहाँ से यहाँ पे कुछ भी है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक उसका वेलोसिटी बढ़ते गया है, चेंज होते गया है, बट फिर अभी एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एवरेज ऑफ ऑल फाइनल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will give us the drift velocity, which will the velocity with which electrons are drifting slowly through this conducting wire. Okay, अभी वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स के जो वेलोसिटीज है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, दे आर इन सेवरल 100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो कभी 100 मीटर पर सेकेंड, कभी 200 मीटर पर सेकेंड, कभी 300 मीटर पर सेकेंड, कभी 50 मीटर पर सेकेंड, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे इस कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर स्टार्ट करता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, तो हम ये देख सकते हैं कि उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब आगे बढ़ने का जो वेलोसिटी है, इट इज इन मिलीमीटर पर सेकेंड। इमेजिन
मिलीमीटर पर सेकेंड, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, भले इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में 100-200 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो आगे बढ़ने का जो स्पीड होता है वो मिलीमीटर पर सेकेंड में होता है, सिर्फ मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब हो सकता है कि किसी वायर के अंदर अगर मान लो 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 3 मिलीमीटर पर सेकेंड इस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। सोचो 3 मिलीमीटर पर सेकेंड मतलब कुछ भी नहीं ना, कहाँ 100 मीटर पर सेकेंड और कहाँ 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये किसकी वजह से होता है, ये कोलिजन्स की वजह से होता है। जो कोलिजन्स होते हैं तो कोलिजन्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है वो धीरे धीरे चलता है। एंड दिस 3 मिलीमीटर पर सेकेंड actually is called as the drift velocity, whereas this 100 meter per second or 200 meter per second will be called as the instantaneous velocity, or we can denote it by vi, but vi का जो average value है तो वो हमको मिलता है drift velocity, and this drift velocity will be denoted by vd. Remember, this is the vd, and this is as just discussed now will be 0 plus a as it is into this ti. अभी ti मतलब क्या है यहाँ पे, it is the time taken by the electron to move from this point to this point. तो अभी ये ti जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोलाइड करता है तो उसके बाद फिर से यही इक्वेशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा उसी इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट कोलिजन तक का जो उसका टाइम इंटरवल है वो ti बन जाएगा। तो इसलिए दिस ti रिप्रेजेंट्स द टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स मेड बाय द इलेक्ट्रॉन विद टू डिफरेंट एटम्स, राइट। एक कोलिजन उसने कर दिया, उसके बाद दूसरा कोलिजन करने से पहले जो टाइम इंटरवल मिलता है उसको ti बोला जाता है, राइट। रिमेंबर दिस करेक्टली, एंड इफ वी find out the average of all these time intervals, then it is called as the relaxation time. Okay, relaxation time, and it is denoted by tau. Remember, so we get a simple relationship, that is vd is equal to acceleration a into tau, and if we just put this acceleration here in this expression, then we can just get this vd to be simply equal to e into e upon m into tau. This is the relationship between this drift velocity and the relaxation time. Remember, इससे भी आगे जाके अभी हम ये देख सकते हैं कि देखो ये vd जो है, इस vd का करंट के साथ भी रिलेशनशिप है। कैसे देखो, क्योंकि करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, current is defined as the charge flowing per unit time. How much charge is flowing per unit time? So whatever charge q flows in unit time, that will be called as the electric current. Yes. So if we just consider this charge upon time as this current, then we can just put this charge to be simply equal to number of electrons in this whole conductor multiplied by electronic charge, है कि नहीं? क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर E इतना चार्ज है, और वैसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पूरे कंडक्टर के अंदर, हमने ऑलरेडी उसको अज्यूम करके रखा है N, बराबर है। कैपिटल N इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस होल कंडक्टर। तो इधर का जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पूरा यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा, वो टाइम अगर हमने t मान लिया तो इस इलेक्ट्रॉन को ये पूरा वॉल्यूम क्रॉस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये पूरा जो वॉल्यूम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ये पूरा वॉल्यूम क्रॉस करने के लिए जो भी टाइम लगता है उसको अगर हमने t मान लिया, तो ये q को हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, q डिवाइड बाय t करना पड़ेगा, जिसमें q रिप्लेस होगा n इंटू e से, करेक्ट है। n मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड e मतलब चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ओके, सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन multiplied by number of electrons will give us the total charge in this whole conductor. Okay, and that is to be divided by this time so as to get the current. Yes, now we can see this can also be expressed as I is equal to E into number of electrons flowing per unit time. ये भी एक important concept है, देखो ठीक से, ये जो concept है नहीं, number of electrons flowing per unit time, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एमसीक्यूज के अंदर ये भी तुमको दिया जा सकता है कि अगर तुमको बोला कि चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज सो एंड सो, वो तो वैसे देने की जरूरत भी नहीं है, हमको ऑलरेडी पता है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एंड सपोज करंट इज ऑलरेडी गिवन, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग पर सेकेंड,
through the cross section of this conductor can be found out if you use this formula here. If we just get this E in the denominator in other side, तो इस E को अगर हम इस तरफ डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, that will be obtained by just dividing I by E, remember, okay? तो इससे भी आगे जाके अब यहाँ पे ये I जो है वो E into N तो है हमारे पास, but N can be replaced here because N is nothing but the number of total electrons. So already we have seen that this number of electron density is given by N upon A into L, correct है? So if we take this A into L in that side, then we can just get this N to be simply equal to N into A into L. So if we use this value of capital N here in this formula, then we can get this simplified as N into A into L, and that is to be whole divided by this small t here. So अभी इससे भी आगे जाके ये N as it is, E as it is, A भी as it is, और ये जो L upon T है कि नहीं, ये क्या बनता है, देखो ठीक से, the length of the conductor divided by the time interval taken by the electron to reach from this point to this point will actually effectively the drift velocity only ना, यही तो drift velocity का concept है, क्योंकि देखो drift velocity एक तो हमने इस फॉर्मूला से तो निकाला, it is the average of all the velocities of electrons just before the collision, no doubt, but at the same time इस collisions की वजह से ये जो electrons यहाँ से अगर start करता है तो उसको इतना distance cover करने के लिए जितना भी time लगता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो भी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे L अपॉन T को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, I will be equal to A into N E into this L upon T will be replaced by VD here. So this is also one of the important equation here. So current is always equal to area into number of electron density into electronic charge multiplied by drift velocity. If suppose in some MCQ drift velocity is given, then we can find out the current directly using this equation. And if suppose in some example current is given and all other things are given, then we can just get this drift velocity also using this equation. Even this equation can also be expressed in terms of current density. See, because A can be taken in the denominator, so as to get this I upon A is going to be equal to N E VD, correct है? And if we just replace this I upon A by the current density, that is represented by J. If you see carefully, this current density is denoted by J. तो इसलिए I upon A को अगर हमने J डाल दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, देखो तो हमको मिलेगा J, that is the current density is equal to N E VD. This is also another important equation here in this section. So the current density is always equal to N E VD, and now we can have this VD replaced here so as to get the relationship between this current density and relaxation time also, no doubt. तो वो भी हम कर सकते हैं बिल्कुल, बट अभी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. Remember this whole thing, और भी हमको कुछ करना है आगे, but remember this whole thing as it is and try to develop this again and again on your own, okay? ये पूरा जो equations है ये एक एक करके एक एक स्टेप करके खुद से डेवलप करने के लिए ट्राई करो, तो तुमको ये सारे equations लर्न हो जाएंगे, क्योंकि the question may be asked on any equation, any one of the equation. अभी अगर मान लो ये इक्वेशन के ऊपर फोकस किया और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, आई दिया है, ए दिया है, तुमको ये निकालने के लिए बोल रहा है, इट्स ओके, इट इज पॉसिबल, ठीक है, यू शुड बी एबल टू डू दैट. या इवन अगर आई दिया है, क्यू दिया है, टी निकालने के लिए बोला है, यू शुड बी एबल टू डू दैट. इवन सपोज वीडी दिया है, टॉ दिया है, बाकी सब दिया है, एक कोई तो भी निकालने के लिए बोला है, या ई बाय एम निकालने के लिए बोला है, इट्स ओके, इट्स पॉसिबल, ठीक है, वी शुड बी एबल टू डू दैट. इवन ये भी एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो ई अपॉन एम दिया हुआ है, ई बाय एम दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, तो तुमको एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए. या एक्सेलरेशन अगर दिया है, ई बाय एम दिया है, तो तुमको ई निकालने आना चाहिए. मतलब एनीवेज means in these all these variables any 2 or 3 variables may be given and the missing variable have to be found out and we'll have to connect those variables. तो वो variables को connect करने के लिए हमको ये equations useful होंगे जरूर. तो every equation has to be remembered, okay?
तो चलो ये तो इक्वेशन हमको मिल गया, नो डाउट। अभी हम इससे भी आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि Ohm's law can be put in the microscopic form. See how? Because Ohm's law tells us simply that V is equal to I into R. करेक्ट है ये? सॉरी, हाँ दिख रहा है ना? ओके तो चलो देखो ठीक से, यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो आई वी इंटू ही इक्वल टू आई इंटू आर, ये हमको दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर हम सपोज इस v को रिप्लेस करेंगे, उसका जो वैल्यू हमारे पास है याद है, v इज इक्वल टू क्या होता है, आई इन सॉरी v इज इक्वल टू ये बताया था e इंटू एल हुआ करता है, करेक्ट है, e इंटू एल। इससे ही हमको मिलेगा कि v कैन बी रिटर्न टू बी इक्वल टू e इंटू एल। यस, so just let us replace this as e into L, and I here, I can be actually replaced by J into A, that is the current density multiplied by area, right है कि नहीं? इसको यूज करके हमको मिलेगा current I is actually going to be J into A, no doubt। चलो ठीक है, और फिर तो ये बन गया हमारा J into A, and this R resistance, as we already have seen that this resistance can be replaced by this rho L upon A in terms of the specific resistance, right? So if we replace this resistance R by rho L upon A, then we can just make a very important simplification here. What can we do here? We can just guess. See, we can just cancel out this A and this L also. ये L को भी हम cancel कर देंगे, तो एक बहुत simple और short equation हमको मिलता है जो कहता है E is equal to J into rho, where this E is equal to rho into J. This is called as the microscopic form of Ohm's law, right? Ohm's law का microscopic form है ये, याद रखो ठीक से। Even we can also express, we can also call it as a vector form of Ohm's law. Why? Because both of these E and J are already the vectors, and that's why we can just express this E bar to be simply equal to rho, which is a scalar, into J bar, which is a vector again. And also we know that this J bar can actually be written as 1 upon rho into E bar, correct है? ऐसा भी तो इसको लिख सकते हैं। But again recall that the reciprocal of resistivity is also called as conductivity, है कि नहीं? रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। जैसे कल मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल अगर R इज इक्वल टू V अपॉन I है, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब कंडक्टेंस होता है, और कंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? I अपॉन V ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अभी सेम वैसा ही अगर रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का रो है, तो फिर रो विल बी एक्चुअली इक्वल टू R A upon L, no doubt. But at the same time, conductivity is sigma will actually be 1 upon rho here, which is going to be actually equal to L upon rho into A. You can just write it as it is here. So remember, this conductivity is nothing but the reciprocal of resistivity, and hence if we just replace this 1 upon rho by sigma, which is called conductivity, then also we can get this vector form expressed as J bar is equal to sigma into E bar, where this sigma is called as the conductivity, and this is also called as the vector form of Ohm's law, or it's also called as the microscopic form of Ohm's law. Remember, yes. So just try to develop all these things on your own. ठीक है, ये पूरा ब्लैंक कर दो, एक पूरा ब्लैंक पेपर लेने का, और ये जैसे जैसे हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया है वो डेवलप करके देखो खुद से तुमको आता है क्या नहीं। ठीक है, अगर उसमें भी अगर कुछ डाउट है तो फिर देख लेने का, वापस देख के फिर वापस ट्राई करने का। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सो दैट वी कैन डेवलप ऑल दिस, बिकॉज एवरी स्टेप हियर इज अ फॉर्मूला। रिमेंबर, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डेरिवेशन हमने किया है और लास्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं, every step, each and every step is a separate formula which can be focused on MCQs, in MCQs। तो MCQs के अंदर हो सकता है कि ये फॉर्मूला सिर्फ फोकस किया जाए, इसके अंदर ये जो है ये दो चीजें दी जाए और ये तुमको पूछा जाए, हो सकता है बिल्कुल, या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत सारे जिसके अंदर हमको जो
ऑलरेडी डिराइव किए हुए जो फॉर्मूले हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। या सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीट और जेई के जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर कई बार ऐसा होता है कि नोटेशंस गड़बड़ की जाती है। नोटेशंस जैसा भी यहाँ पे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्मॉल एन से डिनोट किया है, तो हो सकता है कि किसी एमसीक्यू के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को किसी दूसरे लेटर से वो डिनोट कर दे, तो वो लेटर सिर्फ बदलने की वजह से भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉट नीडेड। अगर तुमको ये पूरा थ्योरी अगर पता है और इस थ्योरी के अंदर कौन है, मतलब यहाँ पे एफ मतलब क्या है, क्यू मतलब क्या है, ई मतलब क्या है, वो सब अगर तुमने अंडरस्टैंड करके रखा है और ये अंडरस्टैंड करके ही अगर तुमने पूरा डेवलप किया है, तो फिर तुमको अगर लेटर्स बदल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सिंबल्स बदल भी देंगे, रो के बदले अगर सिग्मा यूज करो या सिग्मा के बदले कुछ दूसरा कोई लेटर अगर यूज कर दिया जाए, तभी भी तुमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुमने ये पूरा जो है वो खुद से डेवलप किया रहेगा या खुद से तुमने अगर वो प्रैक्टिस किया रहेगा और हर एक सिंबल का मीनिंग तुमको पता रहेगा तो। ओके, सो again I will repeat that this whole thing has to be developed on your own on a blank paper। ठीक है, एक ब्लैंक पेपर लेके उसके ऊपर ये पूरा सब एक स्टेप करके डेवलप करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, so when you will be perfect in this, then we can go in the further in the next lecture। उसके आगे के जो कंसेप्ट है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, so any doubt in this lecture?